हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है ये आपकी क्लास 8। इससे पहले आपकी 7 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर चेक कर लेना। और ऐसी आपकी पोल्ट्री की क्लास तो हमने अपनी की ख़त्म कर दी है, जिसमें हमने आपका 6 क्लास की NCERT कंप्लीट कर लिया। अब जो है आपकी 8 क्लास जो है आपका यहाँ पर चैप्टर रहने वाला है। चैप्टर का नाम है आपका गाँव, शहर और व्यापार। जो भी नया जुड़ो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आपका कोई भी आपका चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक आपको छोटी सी स्टोरी दी जाती है, ताकि बच्चे इस चीज़ से रिलेट कर पाए। पेडागोजिकल क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आप यहाँ पर एज ए टीचर किस प्रकार से चैप्टर पढ़ाओगे, उसी के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पर आपका चैप्टर पढ़ते हैं, हम स्टूडेंट को मानकर आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपका पेडागोजिकल है। पेडागोजिकल आपके 20 नंबर आते हैं। तो इसी वजह से जो आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है, एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाया जाता है, ना कि आप टीचर हो उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है एज हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 8। इससे पहले आपकी 7 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। उसमें आपकी पोल्ट्री की भी क्लासेस कंप्लीट करा दी है, तो आप जाकर प्रीवियस वीडियोस चेक कर लेना। और जो हम आपके चैप्टर करते हैं वो एज ए टीचर करते हैं। आप अपनी क्लासरूम में किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाओगे, हम आपकी पेडागोजिकल चीज़ों को भी लेकर चलते हैं, ताकि आप वहाँ पर आपके जो पेडागोजिकल क्वेश्चन आए 20 नंबर के, आप उन्हें भी आराम से सोल्व कर पाओ। तो यहाँ पर आपका कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी जाती है NCERT की। हर बुक में जो है आपको इसी प्रकार से स्टोरी देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या है, आपका लोहार की दुकान पर प्रभाकर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे हुए थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सबसे बड़ा मजेदार लग रहा था। क्या लग रहा था? वो लोहार की दुकान पर क्या था, प्रभाकर आपका एक बच्चा था, और इस तरीके से जो यहाँ पर काम हो रहा था तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था। अब बात करते हैं लोहे का औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पहले हुआ था। महापाषाण हमने आपका पढ़ा था, उसमें कब्रों में लोहे के औजार मिले, हथियार बड़ी संख्या में मिले। इसके बारे में तुमने अध्याय 4 में हम पढ़ चुके हैं। वही चीज़ें है। करीब आपका 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते हुए उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिला था आपके? इस वर्ष में जो है सबसे ज़्यादा आपका उपयोग किया गया था। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए आपके हलों के फाल शामिल थे। अध्याय 5 में भी हमने पढ़ा है कि लोहे के फाल का इस्तेमाल कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये सब जो हो गए आपके लोहे के औजार हो गए। यहाँ पर क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य उठाए गए यहाँ पर कदम थे, जैसे कि सिंचाई। इसमें क्या है, समृद्ध गाँव में बिना राजाओं तथा उनके राजाओं के बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में अन्य या फिर कह सकते हो नए औजार रोपाई अध्ययन 5 में हमने पढ़ा महत्वपूर्ण कदम थे। उसी प्रकार सिंचाई भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। इसमें क्या था, सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय जो है यहाँ पर बनाए गए। ठीक है, आपके यहाँ पर कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए थे। इसमें क्या है, यहाँ पर औजारों के सूची में इन चित्रों को चुनिए। इसमें हंसी होगी, कुल्हाड़ी होगी, रोप की सड़नी होगी, लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूचना, मतलब यहाँ पर सूची बनानी है। बच्चे इस चीज़ को तैयार करेंगे, हम बच्चों को यहाँ पर एक्टिविटी दे देंगे। इसमें क्या है आपका, इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आने वाले परिवर्तन दिख रहे होंगे। खाली स्थान को भरना है। जैसे लोगों का परिश्रम किया ना, यहाँ पर किसानों को लाभ मिला क्योंकि उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ा। राजाओं ने सिंचाई के लिए योजना बनाई और धन खर्च किया। ठीक है, ये सब जो हम चार्ट में बच्चों को देंगे, ये आपकी एक्टिविटी हो गई। इससे आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाते हो। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। ये सब बच्चों के लिए एक्टिविटी होगी, ये आपको नहीं करने। अब बात करते हैं गांव में कौन रहते हैं। हम उपमहाद्वीप में जो है, इस महाद्वीप में दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, आपका वेल्ला, तथा साधारण हवा हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था, दास या फिर आपका केडीसीआर और आपका आदिमाई कहलाते थे। तो ये सब जो है आपके 3 तरह के लोग देखने को मिलते थे। जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें आपका वेल्ला, और आपका यहाँ पर साधारण या कह सकते हो हलवाहों को क्या कहा जाता था, उनवार, और भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था, आपका आदिमाई कहलाते थे। तो ये सब आपके प्रकार हो गए। यहाँ पर क्या आपके देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्रामक भोजक कहा जाता था।
जो प्रधान होता था उसे किस नाम से, आपका ग्राम भोजक। ये क्वेश्चन बनते हैं, मैचअप में दे देगा। ऐसे आपके यहाँ पर एसएसटी में काफ़ी क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को बड़े ध्यान से और इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। आप अपने यहाँ पर नोट्स जरूर बनाइए। यहाँ पर क्या आपका अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी यह पद आपका अनुवांशिक था। हेरिडिटी के बेस पर जो यहाँ पर चीज़ें होती थी। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन इनके दास तथा मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण पराये जो है राजाओं भी कर वसूल करने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। जो भी आपका वहाँ पर गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था, जिसके पास ज़्यादा जमींदार होती थी, उसे जो है यहाँ का मान लिया जाता था। यहाँ का जो है आपका एक तरीके का ग्राम प्रधान बना दिया जाता था और वहीं पर जो आपका कर वसूल करने का भी राजा इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का काम और यहाँ पर आपका कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें आपका घरपति कहते थे। तो गृहपति किसे कहते थे, जो कि आपके स्वतंत्र कृषक होते थे। इसमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास ज़मीन ही नहीं होती थी। ये सब चीज़ें हमने आपके पोल्ट्री में पढ़ी, किस प्रकार से आपकी खेती थी, आपके गाँव में व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करते थे। तो आप प्रीवियस वीडियो चेक करना, आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें क्या है, आपका कर्मकार आते थे। इसमें दास जो है आपके कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरी जमीन पर काम करने के लिए अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ाई, बुनकर जैसे कुछ यहाँ पर शिल्पकार भी होते थे। तो ये सब आपकी कैटेगरी बता दें इन्होंने। यहाँ पर बात करते हैं आपके प्राचीनतम तमिल रचनाएं। इससे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में आपका संगम साहित्य कहते हैं। किस नाम से कहते हैं, संगम साहित्य तमिल की प्राचीनतम रचनाओं का एक तरह का संग्रहण है। इनकी रचना करीब आपके यहाँ पर 2300 साल पहले की गई थी। इसमें आपका संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें मुद्रे देखो मानचित्र, आपका यहाँ पर मानचित्र भी है, उसे भी देख लेंगे। कवियों के सम्मेलन का यहाँ पर संकलन किया जाता था। गाँव में रहने वाले जिन तमिल नामों को यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जो गाँव में लोग रहते थे उनका नाम भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है, वे सभी क्या होते हैं, आपके संगम साहित्य में पाए जाते थे। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सिक्के की। पुरातत्वविदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी तथा तांबे के सिक्के विभिन्न आकृतियों में आहत कर बनाए गए थे, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था, क्योंकि इन्हें हम जो है अलग अलग आकृति देते थे। तो ये हो गए आपके यहाँ पर सिक्के। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर भी इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है। आहत सिक्के जो है आपके सामान्यतः आयतकार, कभी कभी वर्गाकार या फिर गोल होते थे। ये धातु की चादर को काटकर या फिर धातु के चपटे गोलिकाओं में बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि इन पर छोटे छोटे चिन्हों के ठप्पे बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए। ईसा और आरंभिक सदियों तक ये जो है प्रचलन में रहे थे। ये आपके सिक्के हर जगह आपके पाए गए थे। हमने जब आपके प्रीवियस चैप्टर चेक करे थे तो उनमें सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इसमें आपका विनिमय के अन्य साधन, इसमें क्या आपके यहाँ पर एक छोटी सी कविता लिखी गई है। इस कविता से रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना। आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी। यहाँ पर आपके नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, यहाँ पर क्या है, नगर जो है आपके अनेक गतिविधियों के केंद्र होते थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, मानचित्र में यहाँ पर पृष्ठ वगैरह दे रखा है, इसे बाद में देखेंगे। ये आपका 2500 साल से ज़्यादा समय से अधिक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ पर यातायात व्यापार दो मुख्य जो है रास्ताओं पर स्थित था। इसमें एक रास्ता उत्तर पश्चिमी से आपका पूर्व की ओर, क्या पूछा जा सकता है, आपका नगर में जो है इसमें जो आपके रास्ते बनाए जाते थे उसमें एक कौन सा था आपका यहाँ पर उत्तर पश्चिमी से आपका पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। शहरों में आपके चारों ओर किलाबंदी थी और इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान पशुपालक जो है शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र माना जाता है। क्या है आपका, मथुरा से क्वेश्चन आएगा तो आप बता देना है कि आपका बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र रहा है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ पर आपका बौद्ध विहार तथा जैन मंदिर, यह कृष्ण भक्ति का भी प्रमुख केंद्र है। तो इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। आपका इसमें आपका मथुरा के प्रस्तर
खंडों में मूर्तियों तथा अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्री या पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों में दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। इसमें आपके शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में, ठीक है, जो आपके मथुरा में अभिलेख मिले उसमें सुनार, लोहारों, बुनकटोरों, ये सारे आपके टोकरी बनाने वाले, इन सब के बारे में भी उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं इसमें मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाओ। बच्चों को क्या एक्टिविटी देंगे भाई, एक तरीके की सूची बना के, जो ये सारी चीज़ें हमने अभिलेख में आपके पढ़े, व्यवसाय पढ़े, इनसे रिलेटेड जो है बच्चे एक सूची बनाएंगे जिसमें अलग अलग व्यवसाय इसमें लिखेंगे, वो भी मथुरा के लोगों के लिए, ठीक है। और ऐसे व्यवसाय भी बताएंगे जो हड़प्पा में नहीं थे, तो बच्चे उन चीज़ को रिलेट करेंगे। जो पहले चैप्टर पढ़े उन्हें देखेंगे, तो बच्चे दोनों के ऊपर जो है फोकस करेंगे, दोनों पर जो यहाँ पर अपनी थिंकिंग लगाएंगे। इसी प्रकार से जो हम बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी देंगे, इसी से आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन बनते हैं। आगे आपका शिल्प और आपका शिल्पकार। पुरा स्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिनमें आपकी उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले। कहाँ पर मिले? आपके उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्या कहा जाता है? उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। आगे करते हैं, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। क्या हो सकता है कि जो बाकी शिल्प थे उनके अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चला है कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में आपके मुद्रे इसलिए प्रसिद्ध केंद्र थे। इसके प्रसिद्ध केंद्र किसके? आपके कपड़ों के उत्पादन की याद रखना है आपको। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में आपके मुद्रे, ठीक है, इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों काम करते हैं। आगे बात करते हैं, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संग बनाने लगे हैं जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। शिल्पकारों की श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का विवरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती है। श्रेणी बैंकों के रूप में काम करती है जहाँ पर लोग पैसा जमा करते हैं, धन का निवेश करते हैं, लाभ के लिए किया जाता है। उसमें लाभ का कुछ हिस्सा जो है जमा करने के लिए लौटा दिया जाता है, फिर मठ या फिर आदि धर्मों के संस्थानों को दिया जाता है। तो ये पूरी आपके यहाँ पर शिल्पकार से रिलेटेड सारी चीज़ें इन्होंने दे दी। यहाँ पर क्या आपका जो इम्पोर्टेंट है, उत्तरी काले चमकते पात्र क्या है आपका? NBPW क्या है? ये एक कठोर तथा चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाली चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इसमें बनने वाली कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टे पर रखकर जो उच्च तापमान पर रखा जाता था। परिणाम स्वरूप जो है बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी। इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं आपका, इसमें आपका सूत काटने तथा बुनने के नियम, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये है अर्थशास्त्र के, ठीक है, ये क्या है? ये नियम अर्थशास्त्र के अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया था। हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर जाने थे। तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लेना। अगर आपको पेपर 2 अपना क्लियर करना है तो NCERT को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जाकर सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार के विशेष पदाधिकारी की देखरेख में आपके कारखानों की सूत की कताई तथा बुनाई की जाती है। आगे बात करते हैं, इसमें ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के लिए काम में विधवाओं तथा असक्षम तथा सक्षम महिलाओं को यहाँ पर भिक्षुणी, आपकी वृद्धा, वेश्य, राजा की आवश्यक अवकाश प्रदान, दासी, आपके सेविकाओं, इन सबको जो है इसमें लगाया जाता था और इनके काम के गुणवत्ता के अनुसार इन्हें आपका परिश्रमिक देना पड़ता था। मतलब मजदूरी इनके काम को देखकर दी जाती थी, जो जैसा काम करेगा उसे वैसा। जिन महिला को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा लेती थी और फिर वहाँ पर तैयार कर भिजवा देती थी। आगे चलते हैं, वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़क के ले जाना पड़ता, मतलब सुबह ही ले जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें परिश्रमिक मिलता था और इस माल की अच्छी तरह से जांच करने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता और इधर उधर की बातें करता तो उसे सजा भी मिलती थी। तो ये सब जो है आपके कठोर नियम यहाँ पर लागू थे। अगर औरत ने अपना पूरा काम नहीं किया तो उसे जुर्माना भी देना होता था। इसके लिए उसे अपना अंगूठा भी कटवा सकते थे, तो अंगूठा भी जो है वहाँ पर कटवाया जा सकता था। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर सूत काटने और बुनने के इतने आपके यहाँ पर कठोर नियम थे। तो इनसे आपके काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन की हम जब आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे SST से रिलेटेड, तो उसमें आपको यही सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपका
उन महिलाओं की सूची बनाइए जिन्हें निरीक्षण नियुक्त करता है। तो ये सारी जो हम बच्चों को एक्टिविटी के तौर पर दे देंगे। आगे चलते हैं आपका सूक्ष्म निरीक्षण आपका अरिका मेडु। मानचित्र में आपका दे रखा है अरिका मेडु जो है पंडुचेरी में है। आपका पंडुचेरी में आपको यहाँ पर ढूंढना है। नीचे जब हम आपके डायग्राम में चलेंगे ये चीज़ें वहाँ पर है। आपके डायग्राम से रिलेटेड इतनी चीज़ें नहीं आती। आपका मेन है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एनसीईआरटी को आपने अच्छे से पढ़ो, वही चीज़ें जो है आपको एग्जाम क्लियर कराने में मदद करेगी। तो यहाँ पर क्या आपका 1900 साल पहले आपका अरिका मेडु एक पतन था। यहाँ पर दूर दूर से आए जहाज़ों का सामान उतारने जाते थे। ईंट से बना एक ढांचा मिलता था। कैसा ढांचा? ईंट से बना, और संभवतः गोदाम रहा होगा। क्या हो सकता था वहाँ पर? गोदाम रहा होगा। यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एक आपका अफीरो जैसे पात्र मिले हैं। अफीरा क्या है? अफीरो क्या है? आपका एक तरह का पात्र है। इसमें आपका शराब या फिर तेल जैसे तरल पदार्थ को रखा जाता था। इसके दोनों तरफ पकड़ने के हत्थे भी थे। साथ ही साथ ऐसे एयरटाइम जैसे मोहरे लगाकर लाल चमकदार बर्तन भी मिले थे। कैसे मिले थे? आपके एयरटाइम जैसे आपके मोहर लगे हुए लाल और चमकदार बर्तन। ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पर क्या देखने को मिला था? एक आपको यहाँ पर पात्र देखने को मिला था जिसे आपका अफोरा कहा जाता था। आगे चलते हैं आपका इनमें इटली के एक शहर का नाम जो है आपका यहाँ पर एयरटाइम पात्र के नाम पर रखा गया है। ठीक है। इसमें क्या आपका मुहावरे लगी आपके सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है। यहाँ पर आपका अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर आपकी ब्राह्मणी लिपि से अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मणी अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये सब आपके किससे रिलेटेड है? ये आपका अभिलेख है जिस पर आपके ब्राह्मणी से ये चीज़ें लिखी गई है। आगे चलते हैं। यहाँ पर है कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन रोम का है। ठीक है। रोम में ऐसे बर्तन होते थे किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम, लेप, आपके शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। साथ ही साथ छोटे छोटे कुंड जहाँ पर आपके कपड़ों की रंगाई के लिए रखे होंगे पात्र। ठीक है। ऐसे कुंड मिले हैं जहाँ पर कपड़ों की रंगाई के पात्र रखते होंगे। ये शीशे तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से बने मन के वाले प्राप्त भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। मन के बनाने के प्राप्त्यांक यहाँ पर आपके साक्ष्य भी मिली है। आगे बात करते हैं रोम से संबंधित दर्शाने वाली यहाँ पर साक्ष्य तथा सूचियों को बनाओ। बच्चों के लिए एक्टिविटी देंगे हम, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ेंगे हर आपके पैसे से रिलेटेड हम बच्चों को उससे रिलेट कराएंगे। जो चीज़ें पढ़ रहे हैं बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले भी रहा है या नहीं, जब हम इस प्रकार की एक्टिविटी देंगे तो बच्चा आपके साथ रिलेट करेगा, चीज़ें समझेगा। आगे चलते हैं। यहाँ आपका एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। तो ये आपका एक विवरण दिया गया था। ये आपका किसके द्वारा है? बेरी गांजा आप कह सकते हो। बुरुज का यूनानी नाम की कहानी है। बुरुज का यूनानी नाम है आपका बेरी गांजा। ठीक है। बेरी गांजा क्या है? एक संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है। किस पर? आपका बेरी गंजा की संकरी खाड़ी में जो समुद्र से आने वाले उसमें नाव चलाने वाला बहुत मुश्किल था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल तथा अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ से क्या ले जाते थे? जहाज ले जा सकते थे। यहाँ पर क्या है? बेरी गंजा में शराब, आपका तांबा, टीन, शीशा, आगे है आपका यहाँ पर मूंगा, पुंखराज, आपके कपड़े, सोने चांदी के सिक्के के आयात भी होते थे। तो किसकी कहानी है? आपके बेरीगंज जो आपका एक स्थान है आपका शंकर खाड़ी में जो है ये होता है। यहाँ पर जो है नाव चलाना मुश्किल था। यहाँ पर वही यहाँ पर आकर मछुआरे ले जा सकते थे जिन्हें अनुभव होता था। राजा के द्वारा नियुक्ति होती थी। यहाँ पर आपका शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, ये सब जो आपके यहाँ पर चीज़ों का आयात होता था। ये वो भी आपके सिक्कों का। यहाँ पर है आपका हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, आपका यहाँ पर कॉर्निलियन, आपका सूती कपड़ा, रेशमी इत्र आदि निर्यात करते थे। राजा के लिए व्यापारी जो है विशेष उपहार भी लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर और आपकी सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े आदि ये चीज़ें शामिल थी। ठीक है। फिर हम बच्चों को यहाँ पर क्या दे देंगे? एक्टिविटी दे देंगे आयात निर्यात से रिलेटेड। ठीक है। 2 ऐसी चीज़ बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं हुआ था। वो भी चीज़ें पूछेंगे तो बच्चा बता देगा, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी। आगे है आपका व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पोलिस वाले बर्तन में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खासतौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप में अनेक पुरास्थलों में मिले हैं। सवाल उठता है इन जगहों पर बर्तन कैसे पहुँचे होंगे? क्या सवाल उठता है कि भाई ऐसी जगह पर बर्तन कैसे पहुँचे होंगे? ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जहाँ ये बनते थे वहीं से व्यापारी इन्हें ले जाते थे, अलग अलग जगहों पर जाकर बेचते थे। इस वजह से वहाँ पर वे चीज़ें देखने को मिली है, जैसे कि दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था।
तो क्वेश्चन बन सकता है दक्षिण भारत जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना, आपके मसाले, खास तौर की काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए। काली मिर्च के लिए रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे जो है आपका काले सोने के नाम से पुकारते थे। तो किस नाम में? आपके रोमन साम्राज्य में। उन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे आपका व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज तथा सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है उन दिनों जो है रोम में के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा होगा। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा होगा, तभी तो इतनी चीज़ें आयात हो रही है, निर्यात हो रही है। आगे चलते हैं। क्या तुम बता सकती हो? यहाँ पर बता सकती हो क्यों लिखा गया है? ये प्रीवियस वीडियो जरूर चेक करना, क्योंकि एनसीईआरटी का मेन मोटिव यही है बुकों के माध्यम से आपको जो लिंग विभेद है, लिंग भेदभाव है, उन्हें कम करना। क्योंकि यहाँ पर सख्ती है, तो यहाँ पर जो आपकी फीमेल या फिर कह सकते हो यहाँ पर लड़कियों के बारे में भी बता रहा है। ठीक है, पहले बुकों में क्या होता था? क्या तुम बता सकते हो, तो यहाँ पर लड़कों को ही डिनोट किया जाता था, लेकिन यहाँ पर आपका लड़कियों को भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी समानता की बात की जाती है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या कहा, तुम बता सकते हो कि ये सिक्के भारत में कैसे और कहाँ पहुँचे? बच्चों से पूछेंगे। इसमें आपके जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही आएंगे, लेकिन हम पूछेंगे इसी तरीके से ताकि लगे कि हम आपकी लड़कियों को भी यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं। आगे है व्यापार से जुड़ी कविता, पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि ये हो गया आपका गाड़ियों में काली मिर्च की गठरिया, हिमालय से मिले रतन, हिमालय से क्या मिला? रतन मिला। दक्षिण पहाड़ी से चंदन की लकड़ियाँ। तो इस तरीके से ये चीज़ आपकी पूछी जा सकती है। तो इस कविता को आप एक बार देख लेना। इसमें आपको ये सब चीज़ें नोट करनी है। म्यांमार से किस तरह के बर्तन मिले? मिट्टी के और दुर्लभ कीमती आयात हुए। श्रीलंका से आपका खाद्यान्न मिला और आपका गंगा और कावेरी की फसलें हो गई। पूर्वी सागर में आपके मूंगे, दक्षिण भारत में मोती और दक्षिण की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ियाँ और हिमालय में जो है आपका यहाँ पर रतन सोना। ये सब जो आप अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका इसमें व्यापारी ने कई समुद्री रास्ते खोज के, इसमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते हैं, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर यात्रा जल्दी कर लेते थे। मतलब हवा का फ़ायदा, जिस तरीके का हवा का बहाव होता था वहीं पर जो यात्रा वो जल्दी हो जाती थी। ये अफ्रीका तथा अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इससे लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था, क्योंकि लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी, पूरे समुद्र के रास्ते से जा रहे थे, तो मजबूत जहाज़ों का यहाँ पर निर्माण होता था। आगे आपका समुद्र तटों से लगे राज्य उपमहाद्वीप में दक्षिण भाग के बड़ा तटीय प्रदेश है। इससे में बहुत सारे पहाड़, पठार, नदियाँ, मैदान हैं। और आपके नदियों के मैदान में जो आपकी कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ माना जाता है। कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ, वो भी नदी के मैदानी इलाकों में, याद रखना है। मैदानी इलाकों में तटीय इलाकों के आपके सरदारों, राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति शक्ति हो गई। आपका संगम कविताओं में आपका मूवेंदार की चर्चा मिलती है। किसकी? आपकी संगम कविता में किसकी? आपका मूवेंदार की चर्चा मिलती है। ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। क्या होते हैं? तीन मुखिया। इसमें तीन शासक परिवार के मुख्य होते हैं, जैसे कि चोर, चेर, पांड्य। ये चीज़ें पूछी जाती है। क्या? चोर, चेर, पांड्य। इसका आपको यहाँ पर आगे चलते हैं। करीब यहाँ पर आपका 2300 साल पहले दक्षिण भारत जो है आपका काफ़ी शक्तिशाली माना जाता था। इसके तीन मुखिया के पास दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा आपका अंदरूनी हिस्से में थे। क्या था? एक तटीय मिलता था, एक आपका अंदरूनी। और इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पतन, पुहार। किसने? एक चोलों का पतन आपका पुहार, या फिर आप कह सकते हो कावेरी पट्टिनम, तथा दूसरा आपका पांड्यों की राजधानी आपका मदुरै के द्वारा पतन। ये चीज़ें यहाँ पर हुई थी। ये आपका ये मुख्य लोगों में नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। रोज आपको कर नहीं देना था, लेकिन उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक आपके अभियानों के लिए भी निकल पड़ते थे। आसपास के इलाकों में आपके शुल्क वसूल करते थे। इसमें कुछ धन अपने पास रख लेते थे, बाकी जो समर्थकों, नाते, रिश्तेदारों, सिपाहियों या फिर कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों में मुख्यों की जो है यहाँ पर प्रशंसा में कविताएं लिखी जाती थी। यहाँ पर कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े आदि जो यहाँ पर दिया करते थे। इसके अलावा 200 वर्ष बाद पश्चिमी भारत में आपका सतवाहन नामक राज्य वंश का प्रभाव पड़ा। ये आपने हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़े थे, किसके बाद कौन सा शासक आया था, तो वही चीज़ें बताई गई। फिर आपका यहाँ पर सातवाहन नामक राज्य वंश का यहाँ पर प्रभाव पड़ा।
सातवाहनों में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो कौन से राजा थे आपके? गौतमी पुत्र आपका सतकर्णी। ठीक है, इसे भी आप अपने नोट्स में लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में हमें उनकी माता आपका गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। उन्होंने अपने सातवाहन शासक दक्षिण पद के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिण पाद का क्या मतलब था? दक्षिणापाद का मतलब था आपका दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। आपका पूरी दक्षिणी क्षेत्र में इसी नाम से प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और आपके तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। क्या तुम बता सकते हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? तो बच्चों से पूछेंगे क्यों करना चाहता था, तो ये वाली चीज़ें भी आपकी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। उनकी माता का नाम भी आपका गौतमी बलश्री द्वारा अभिलेख में इन सब चीज़ों का पता लगता है, गौतमी पुत्र थे। ठीक है, आगे चलते हैं आपका। अब बात करते हैं आपके रेशमी मार्ग और कुषाण। कुछ शासक जो है इतने बड़े बड़े हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा करते हुए व्यापारी को उनके कर, शुल्क, तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले में शासक व्यापारी को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों में सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर आपका नियंत्रण करने के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण। ठीक है, यहाँ पर क्या 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत में इसका शासक था। पेशावर तथा मथुरा में 2 शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इन्हीं राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला भी इन्हीं राज्य का हिस्सा होता था। इसके शासनकाल के लिए आपका सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर आपका सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी और फिर यहाँ पर क्या होता था? जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिमी और आपका रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। क्या होता था? ये सारी चीज़ें जो आपके यहाँ पर देखने को मिलती थी, सिंधु नदी के मुहाने तक, पतनों तक जा सकती थी। ठीक है, और आपके यहाँ पर जहाज़ों में किस चीज़ का? रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक ये सारी चीज़ें फैली हुई थी। अब है आपका यहाँ पर कल्पना करो। ये सब जो है हमने बच्चों के लिए एक्टिविटी के तौर पर चीज़ें दे रखी है। यहाँ पर आपके उपयोगी शब्द हो गए, ये आपके, आप इन्हें करना चाहो कर सकते हो, आपका रिवीजन हो सकता है। लेकिन अगर आपने चैप्टर ध्यान से समझा, सुना है तो आपके ये क्वेश्चन जो आराम से हो जाएंगे। अब ये हो गया आपकी चर्चा वगैरह। अब है यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट तिथियाँ, आप एक बार इन्हें दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब होता था? यहाँ पर 3000 साल पहले। लोहे की प्रयोग में बढ़ोतरी कब हुई? आपके आहत सिक्के कब मिले? आपके 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना आपकी 2300 साल पहले। अब बात करते हैं आपके अरिका मेडू का पतन आपका 2200 से लेकर 1900 साल पहले। रेशम बनने की कला जो है आपकी 7000 साल पहले। आगे है आपका चोर, चेर, पांड्य, ये तीनों आपके कहाँ पर? आपके 2300 साल पूर्व। और आपका रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क ने जो है यहाँ पर आपका 1900 साल पहले। आगे आपका फाशियान का भारत में आगमन जो है आपका 1600 वर्ष पहले। ये चीज़ें चैप्टर में नहीं थी तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़नी, इनके नोट्स में जो आप ऐड कर लेना। फाशियान भारत में आगमन कब किया? 1600 वर्ष पहले। ऐसी आपका स्वेन स्थांग भी आपका भारत की यात्रा जो अपार शिव की स्तुति की रचना इन्होंने 1400 साल पहले जो की थी। ठीक है, इसमें इन्होंने किसकी? शिव की स्तुति की भी इन्होंने रचना की थी, इन्होंने पुस्तक वगैरह लिखी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जाकर चेक कर लेना, सारी ही क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार से जो आपकी सारी क्लासेस यहाँ पर चल रही है। इसके बाद जो आपकी ज्योग्राफी हो गई, आपकी क्लास 7 की, क्लास 8 की, सभी क्लासेस जो आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दी जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।